जय हिंद दोस्तों आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, और आखिर भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में चल पाएंगी या नहीं, और अगर चलेंगी तो प्रॉब्लम क्या होगी, और नहीं चल सकती तो उसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों जैसे कि खबर आ रही है कि टेस्ला मॉडल 3 जल्दी इंडिया में आने वाली है, लेकिन वो नीदरलैंड्स के द्वारा यहाँ पर आएगी, वो डायरेक्टली अमेरिका से यहाँ नहीं आ रही है, वो नीदरलैंड्स के द्वारा यहाँ पर आ रही है। इसके पीछे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं अभी आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों महिंद्रा और रेनॉल्ट और टोयोटा न जाने कितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम कर रही हैं, और इंडियन मार्केट के लिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी तरह से सूटेबल भी हैं, लेकिन उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम हैं जो इंडियन मार्केट को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें टारगेट कर नहीं पा रहे हैं। जो गाड़ियां बनाई जा रही हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और वो इंडियन मार्केट को टारगेट करने के लिए बनाई जा रही हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स की वजह से वो इंडियन मार्केट को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर पा रही हैं। तो अब ईवी में प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, चलिए बात करते हैं आगे वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है। देखिए सबसे बड़ी जो ईवी में प्रॉब्लम है वो ये है कि उसकी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है, और वो कंपटीशन नहीं दे पा रही पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों को। भारत में ज्यादातर नॉर्मल लोगों की आबादी है, वही लोग जो लगभग 9,000 यूएसडी के बीच में गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जो बनता है 6 से 7 लाख रुपए। 6 से 7 लाख रुपए से ज्यादा गाड़ी पे कोई आम आदमी खर्च करना नहीं चाहता। अगर वो अमीर है तो वो 5 करोड़ की भी गाड़ी खरीद सकता है, लेकिन भारत में जो एवरेज बाइंग पावर है वो 6 से 7 लाख के बीच में है, और मुझे लगता है कि इससे भी लो है, क्योंकि हमें रिच पर्सन्स को इसमें ऐड नहीं करना चाहिए। अगर उनको ऐड नहीं करते हैं तो ये लगभग 5 से 6 लाख के बीच में अटक जाती है। अमीरों को क्या है, वो कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन टारगेट जो मेन रहेगा वो रहेगा कि जो लोकल लोग हैं, जो आम आदमी है भारत देश का, उस पर लोग टारगेट करना चाहते हैं। महिंद्रा ने अपनी ई वेरिटो भी लॉन्च की, और महिंद्रा अपनी के यूवी टी यूवी इन सबको ईवी में करना चाहता है, उसमें काफी मेहनत भी चल रही है। टाटा भी अपनी गाड़ियों की ईवी करने में लगा हुआ है, उसमें भी काफी मेहनत चल रही है। टियागो भी लॉन्च की गई ईवी में, और इसी तरह इंडियन मार्केट को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अभी टाटा ने एक गाड़ी लॉन्च की, उसकी जो प्राइस है ईवी में वो है 13 लाख, और उसकी जो डीजल पेट्रोल प्राइस है वो लगभग 7 से 8 लाख के बीच में है, यानी 5 लाख रुपए का गैप है। अगर आपको उसी में का डीजल पेट्रोल मॉडल चाहिए तो आपको 7-8 लाख में मिला जा रहा है, आपको उसी में का ईवी चाहिए तो आपको 13 लाख की मिल रही है। भाई 5 लाख का अंतर है, कोई क्यों खरीदने लगा? 13 लाख में कोई अच्छी डीजल वाली गाड़ी ना खरीद लेगा। इसी वजह से वो भी गाड़ी पिट गई। और उसमें एक और प्रॉब्लम है, उसके जो ओनर्स हैं, मैंने काफी ओनर्स से पता किया, रिव्यू मांगा, तो उनका कहना है कि इसमें कभी कभी सॉफ्टवेयर बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये ऑटो से भी कम चलती है। जो अपने यहाँ ऑटो हैं, जो ई रिक्शा हैं, वो लगभग 120 किलोमीटर एक चार्ज पर चले जाते हैं, और वो जो गाड़ी है वो टाटा की, वो जा ही नहीं पा रही है 100 के पार, अगर सॉफ्टवेयर बग आता है। और ये आम बात है, सॉफ्टवेयर बग एक ऐसी गाड़ी में जो ईवी है उसमें आना बिल्कुल तय है, और वो कभी ना कभी आता है, और अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो आपकी गाड़ी की रेड़ भी मार सकता है। गाड़ी की रेंज है लगभग 300 से 400 किलोमीटर, और वो दे रही है रेंज लगभग 100 किलोमीटर की। ये चीज आदमी को गाड़ी खरीदने के बाद पता चलती है, और जब पता चलती है तो वो जिन लोगों को भी जानता है उन लोगों से उस गाड़ी की बुराई जरूर करता है, और कहता है कि आइंदा इस तरह की गाड़ी मत खरीदना। इससे सोसाइटी पर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन इसमें उन लोगों की गलतियां नहीं है जिन्होंने गाड़ी खरीदी, इसमें गलतियां है कंपनी की। सॉफ्टवेयर बग आखिर आते ही क्यों है ऐसी गाड़ियों में जो 5 लाख के प्राइस डिफरेंस में बेची जा रही है, 13 लाख रुपए में बेची जा रही है। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो भी बैटरी की प्रॉब्लम। अगर आप किसी भी बैटरी को 2 साल चला ले जाते हैं, और उसके बाद अब आपको अपनी गाड़ी की बैटरी रिप्लेस करनी है, तो 4 लाख रुपए तक का खर्चा है। जी हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छी गाड़ी इसमें बैटरी रिप्लेस करानी है तो 4 लाख रुपए का खर्चा है। और लोगों का कहना है कि हम 2 साल में 4 लाख रुपए का तो पेट्रोल डला लेंगे, हमारा फायदा क्या हुआ? इसी वजह से लोगों की मांग है कि कोई ऐसी स्कीम लाई जाए कि या तो बैटरी ज्यादा चल जाए, और या तो उनको बैटरी बदल के दे दी जाए।
उसी कम प्राइस में, और वो प्राइस होना चाहिए लगभग 6 से 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए से ज्यादा कोई ईवी में अभी इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। किसी भी नई टेक्नोलॉजी में कोई ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। ये इंडिया का माइंडसेट है, ये अमेरिका नहीं है कि आप 27 लाख की टेस्ला मॉडल 3 ले लेंगे। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो है भरोसा। लोगों को भरोसा नहीं है ईवी पर, और भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और बात रही अगर भरोसे की, तो यह भरोसा सिर्फ गवर्नमेंट ही दे सकती है लोगों को। गवर्नमेंट के सिवा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लोगों में भरोसा जगा सके ईवी के प्रति। और वो भरोसा जगेगा प्राइस कम करके, वो भरोसा जगेगा टैक्स में छूट दे करके, वो भरोसा जगेगा आपको सब्सिडी देके। ऐसे ये भरोसा जगने वाला नहीं है। आपको बता दें कि जो ईवी पर सब्सिडी है वो लगभग 1.5 लाख रुपए की, और टॉप मॉडल में कोई भी सब्सिडी नहीं है। और 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी देने के बाद भी 7 लाख की जो पेट्रोल डीजल की गाड़ी, अगर उसको ईवी में कन्वर्ट करते हैं तो वो 13 लाख की जा रही है। सब्सिडी होने के बावजूद ना हो तो 15 लाख की चली जाए। भारत में जो गाड़ियां हैं उनमें कंपटीशन बहुत ही तगड़ा वाला है। लोग ईवी को कॉम्पिटिट करेंगे पेट्रोल के साथ, और पेट्रोल का कंपटीशन करेंगे डीजल के साथ, और डीजल कंपटीशन करेंगे ईवी के साथ। सिर्फ ये 3 कंपटीशन नहीं है, फिर जितनी कार कंपनियां इनमें सब में कंपटीशन होगा। उसके बाद कंपटीशन होने के बाद उसमें फीचर्स में कंपटीशन होगा। भाई हमारे यहाँ लोग जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो कम से कम 25 लोगों से पूछते हैं, और कार खरीदते टाइम वो लोग 500 लोगों से पूछते हैं। और 500 लोग यानी 500 बातें, और 500 बातें जब एक दिमाग में भरी जाएंगी तो उसमें कुछ अच्छी होंगी कुछ बुरी होंगी। और बुरी यही कि रेंज कम, आपको महंगा पड़ेगा, और उसके बाद सॉफ्टवेयर बग आ सकते हैं, उसके बाद कोई गारंटी एकदम अभी कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो लोगों के मुंह से गारंटी नहीं निकल रही। भारत सरकार ने 10,000 टाटा की गाड़ियां, टाटा टियागो बुक की अपने लिए, यानी कि अपने खेमे में शामिल करने के लिए। भारत सरकार पास लगभग 5 लाख गाड़ियां हैं, और उनमें ये 10,000 नई ईवी जुड़ेंगी, जिसमें से काफी गाड़ियां जो हैं वो डिलीवर हो चुकी हैं और काफी डिलीवर होना बाकी हैं। इसमें काफी प्रॉब्लम्स, और उनका सॉल्यूशन निकालने में टाटा पूरी तरह से लगी हुई है। टाटा का कहना है कि हम 2030 तक अपनी सारी गाड़ियां ईवी में भी निकालेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि नितिन गडकरी साहब जो कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा 2030 तक भारत की सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। और इस बयान को देने के बाद काफी हल्ला हुआ, काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। इसी वजह से उन्होंने अपना बयान वापस लेते हुए कहा कि 30% गाड़ियां 2030 तक ईवी हो जाएंगी। 30% गाड़ियां ईवी होने का मतलब है कि काफी अच्छी मेजॉरिटी ईवी की हमारे यहाँ 2030 तक आ सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के आगे की कदमों के लिए सरकार ने बहुत सारे फैसले किए हैं। आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सारे फैसले किए हैं, और मैं सरकार को पूरी तरह से अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन सिर्फ फैसलों से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूं क्या क्या फैसले किए गए। अगर 2019 के बाद कोई भी सोसाइटी बनती है तो वहां पर जो पार्किंग स्पेस होगा वहां पर 10% रिजर्व इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए रहेगा। अगर 100 गाड़ियों खड़ी करने के स्पेस है तो उसमें 10 चार्जिंग पॉइंट होने चाहिए। इसी हिसाब से वो रिजर्वेशन के हिसाब से है। तो भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि हर पेट्रोल पंप पर अभी तो प्लान है कि कुछ एक छोड़ एक ऐसे पर वहां पर एक ईवी चार्जिंग पॉइंट होना जरूरी है। हर जो सरकारी विभाग हैं, जैसे कि आप सरकारी बिल्डिंग्स हो गई, वहां पर ईवी पॉइंट होना जरूरी है चार्जिंग के लिए। और आपकी सोसाइटी में इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट होना जरूरी है व्हीकल्स के लिए। जो ईवी होंगी उसमें जो सब्सिडी होगी वो बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन अब 7 लाख की गाड़ी 13 लाख की मिल रही है ईवी में, तो उसको कोई क्यों खरीदना चाहेगा। उसमें आप सब्सिडी दीजिए तो फिर 6 लाख की दीजिए कि वो 7 लाख की पेट्रोल मॉडल और ईवी बन जाए 6 लाख की, तब आदमी लेगा ना। आप 13 लाख की ईवी बेच रहे हैं, 7 लाख की आप पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। उसके बाद अपने पास लिथियम का कोई भंडार नहीं है। नो रिजर्व ऑफ लिथियम। लिथियम का रिजर्व भारत में नहीं है, चाइना में बहुत सारा रिजर्व है। इसलिए ईवी जो है वो चाइना में ज्यादातर बनने की कोशिश की जा रही है कि वहां बनाई जा रही है। आमतौर पर वहीं ईवी बनाई जा रही है। ईवी की बैटरी खासकर चाइना से ही बनती है। ज्यादातर आईफोन की और ये मोबाइल्स की बैटरी वहां इसलिए बनती है क्योंकि वहां पे लिथियम ज्यादा है, और जब चीज ज्यादा होगी और उसकी डिमांड होगी तो वो वहीं से ली जाएगी ना जहां पर रेट कम हो।
और रेट कम चाइना में। बोलीविया ने भी कहा है कि भारत को हम लिथियम देंगे, लेकिन सिर्फ कहा है, और भारत सरकार ने कोई आगे कदम नहीं उठाया बोलीविया से लिथियम लेने के लिए। और इस दिक्कत को खत्म करने के लिए हमने काफी देशों से बात की है, लेकिन सिर्फ बात की है। भारत में ईवी का टेस्ट हो चुका है और भारत में ईवी सक्सेसफुल है, लेकिन कम रेट पर। आप जो ई रिक्शा देखते हैं ये भी सर ईवी ही है, लेकिन कहाँ चार्जिंग पॉइंट मिलते हैं, ये बेचारे अपने घर में चार्जिंग पे लगाते हैं। और अगर हम अपनी गाड़ी अपने घर पर चार्ज करते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर कहीं रोड पर बंद पड़ जाती है, मान लीजिए लखनऊ में बंद पड़ गई और हमको जाना है कानपुर, तो कैसे जा सकते हैं? उसके लिए हमें दर दर पर चार्जिंग पॉइंट्स चाहिए। और बात रही चार्जिंग पॉइंट्स की, तो चार्जिंग पॉइंट हर गाड़ी में एक ही होना चाहिए। जैसे अपने यहाँ टाइप सी कनेक्टर होता है तो हर मोबाइल में टाइप सी हो, या तो हर मोबाइल में माइक्रो यूएसबी हो। टेस्ला का अलग है चार्जिंग पोर्ट, उसके बाद टाटा का अलग है चार्जिंग पोर्ट, रेनॉल्ट का अलग है चार्जिंग पोर्ट। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को भी हमें दूर करना ही होगा, वरना हम इस चीज को बना नहीं सकते हैं। लिथियम की भी कमी, चार्जिंग पोर्ट की भी प्रॉब्लम, उसके बाद कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, खाली कहा जा रहा है। 2030 तक 30% गाड़ियां ईवी करना बहुत ही मुश्किल बात है। मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ जुमला ही निकलने वाला है, ये काफी लोगों का कहना है। जैसे कि हमारे यहाँ अभी ईवी चल रही है ऑटो के रूप में, दुनिया में सबसे ज्यादा ईवी जो चल रही है वो हमारे ही पास है ऑटो के रूप में। हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा ईवी चल रही है, चाइना को टक्कर दे रहे हैं, चाइना से ज्यादा ही है। अब बात रहे अगर हम चार्जिंग करेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? भाई चार्जिंग करने में भी प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी कोल से आ रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सोलर वाली, विंड वाली, उसके बाद ये वाटर वाली, तभी हमारा काम बनने वाला है, ऐसे काम नहीं बनने वाला। क्या फायदा? हम भारत दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाले देशों में से एक है, टॉप 2 में आते हैं हम, और हम अगर अभी भी कोल का और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज करेंगे तो फायदा क्या है? अगर हमें प्रदूषण नहीं फैलाना तो कम से कम ये कुछ विंड, हाइड्रो और इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना होगा ना। कोल वोल की इलेक्ट्रिसिटी हमें यूज करनी बंद करनी होगी, और ये सिर्फ सरकार कर सकती है, हम नहीं। हम अपने घर पे चार्जिंग पे लगा रहे हैं, हमें क्या पता इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप उन सोर्सों को लें जो प्रदूषण ना फैलाते हो, लेकिन ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, और हम चाहते हैं जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।